नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे ऐतिहासिक आयोजन को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देहरादून जनपद के ऐतिहासिक स्थल कालसी ब्लॉक के सभागार में आयोजित यह कार्यक्रम उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति के द्वारा देशव्यापी जन जागरण कार्यक्रम उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगी के तौर पर ग्राम विकास समिति लक्ष्यार का योगदान है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले की मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष जहां मधु चौहान थी, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कालसी ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख मठोर सिंह चौहान, ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल के अतिरिक्त जौनसार बावर के दो हीरे दो रत्न अगर मैं कहूँ रमेश चंद जोशी और राम सिंह तोमर थे। इन पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक का भी मैं जिक्र करूंगा। कार्यक्रम के निवेदक डॉक्टर बिहारी लाल जलेंद्री, सुल्तान सिंह तोमर नियास और इसके अतिरिक्त उत्तम सिंह बागड़ी रहे, जबकि सदस्यों में पृथ्वी सिंह केदारखंडी, श्रीचंद सिंह रावत, प्रेम सिंह बिष्ट हैं। इसके अलावा विशेष सहयोग के तौर पर ग्राम विकास समिति लक्ष्यार खटपरटार का भी इसमें विशेष योगदान है। इसके अलावा इस सभागार में मुख्य अतिथि के तौर पर जो मौजूद थे, उस जनजातीय क्षेत्र के अगर मैं रत्न कहूँ तो शायद इसमें किसी को अतोशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूँ रमेश चंद जोशी और राम सिंह तोमर का। जी हाँ, इनके बारे में बताएंगे। शायद प्रशासनिक स्तर पर इनके बारे में हर कोई जानता होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोली से भी निरंतर जुड़े रहे हैं और वास्तव में जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि संस्कृति के संवर्धन की दिशा में जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की सूची में इन दो का नाम अगर हम अग्रणी सूची में रखें तो किसी को अतोशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के बारे में आप जिक्र करेंगे। इनके साथ ही मैं एक जिक्र यदि करूं तो नंदलाल भारती, जो उस क्षेत्र की संस्कृति को निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रचार प्रसारित करते रहे हैं अपने कौशल से, अपने टीम के कौशल के माध्यम से। जब जब जौनसार और जनजातीय क्षेत्र की भाषा संस्कृति का जिक्र होगा तो हम नंदलाल भारती को भुला नहीं सकते। उनका योगदान भी कहीं ना कहीं उस संस्कृति की दिशा में अमूल्य है। लेकिन आज हम इन दो शख्सियतों की बात करेंगे, तो चलिए विस्तार से थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करते हैं रमेश चंद जोशी की। रमेश चंद जोशी जो कि 1993 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। इसके बाद वो PIB पत्र सूचना कार्यालय में बतौर अपर महानिदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं और वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर भी कार्यरत है। आप सोच सकते हैं, देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में इस उच्चस्थ पद पर कार्य करने के बावजूद भी इनके अगर सांस्कृतिक भाषा बोली और अपने क्षेत्र के कल्चर के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आजकल किसी के पास समय नहीं है, हर कोई व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्तता से भी इन लोगों ने कितना समय अपने क्षेत्र की संस्कृति को जो आगे बढ़ाने के लिए निकाला है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा बोली से हृदय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें अपनी भाषा बोली और संस्कृति में उनके योगदान को, तो मैं आपको बताते चलूं कि 2010 में रमेश चंद जोशी के द्वारा जौनसारी भाषा बोली के संरक्षण की दिशा में एक शब्दकोश की रचना की गई। जी हाँ, शायद किसी को यह मालूम होगा, लेकिन इनका योगदान उसमें एक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कि रमेश चंद जोशी को वर्ष 2010 में गढ़ बैराट सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1991 में रमेश चंद जोशी के द्वारा जौनसारी भाषा में कविताएं, गीत लिखने शुरू किए गए। कई एल्बम के माध्यम से उन्होंने जौनसार की विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक भाषा शैली, उनकी गायन शैली को प्रचार प्रसार करने का भी काम किया है। 1991 तब शायद हम पैदा नहीं हुए थे, जब से ये शख्सियतें जौनसार के कल्चर और जौनसार की भाषा बोली के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 18 दिसंबर 2018 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा
PRSI के अधिवेशन में रमेश चंद्र जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब जब कालसी के ऐतिहासिक स्थल पर यह भाषा, बोली और संस्कृति के देशव्यापी प्रसार करने की दिशा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें भी ये बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। रमेश चंद्र जोशी ने किस तरीके से दुर्गम क्षेत्र जौनसार बावर से पलायन की स्थिति को रोका जा सकता है, किस तरीके से हम उस दिशा में परमानेंट समाधान निकाल सकते हैं, उसको लेकर हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, वो आपको सुनाए। लेकिन उससे पहले कालसी के सभागार में आयोजित उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति के द्वारा इस गोष्ठी में जो बतौर मुख्य अतिथि तौर पर मौजूद थे, उनका हम जिक्र करते हैं। और वो शख्स है राम सिंह तोमर। राम सिंह तोमर मूल रूप से कोटी गांव खत बमटार के निवासी है और इनकी अगर प्रशासनिक योग्यता की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में ICMR दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक टेक्निकल के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा राम सिंह तोमर की उपलब्धियों का मैं जिक्र करूं तो इनको विषाणु महामारी में लगभग 30 वर्ष का लंबा अनुभव है, जिस पर आधारित इन्होंने विषाणु एक चुनौती पुस्तक भी लिखा, जिस पुस्तक के लिए कि भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा आपको गर्व महसूस होगा कि राम सिंह तोमर जौनसार बावर मूल के एकमात्र वो व्यक्ति है जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड जैसी महामारी में मैनेजमेंट एवं नियंत्रण संबंधी PMO द्वारा आयोजित साक्षात्कार में इनको आमंत्रित किया गया है। जौनसार बावर के एकमात्र व्यक्ति है और निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तित्व पर समाज को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को भी गर्व होना चाहिए। उस दौर में जब देश और दुनिया संकट से जूझ रही थी, वैसे संकट में यदि जौनसार बावर के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो निसंदेह ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब यदि मैं राम सिंह तोमर का जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, बोली पर योगदान का जिक्र करूं तो राम सिंह तोमर का द्वारा एक अपना YouTube चैनल भी बनाया गया है, जिसका नाम है मैं जौनसारी राम सिंह तोमर। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से इन्होंने 55 से अधिक जौनसारी गीत, हारुले प्रकाशित की है और क्षेत्र की इस भाषा, बोली और संस्कृति के लिए किए गए इस कार्य में इनकी धर्म पत्नी परमिला तोमर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों ही पति पत्नी जौनसारी गीत एवं हारुले खुद ही गाते हैं और उसके माध्यम से जौनसारी संस्कृति को संरक्षित करने का, जौनसार की संस्कृति को प्रचार प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि पर दोनों ही शख्सियत कालसी में पहुंची थी, इसलिए हम दोनों ही मुख्य अतिथि की प्रतिक्रिया जानेंगे। एक और जहां हम रमेश चंद्र जोशी के द्वारा जो सुझाव दिया गया है कि जौनसार बावर से पलायन ना हो, उसके लिए क्या स्थायी समाधान हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पलायन 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पलायन, एक नकारात्मक पलायन। तो जो नकारात्मक पलायन है उसको रोकने के लिए क्या स्थायी समाधान हो सकते हैं, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। साथ में राम सिंह तोमर के द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल कालसी में आयोजित उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति के द्वारा इस गोष्ठी के उद्देश्य को समझने की हमने कोशिश की है। आइए जानते हैं राम सिंह तोमर के द्वारा इस विशेष गोष्ठी के आयोजन को लेकर क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और किस तरीके से इस तरह की गोष्ठी और इस तरह के आयोजन के माध्यम से ये लोग अपनी भाषा, बोली को राष्ट्रीय स्तर पर या यूँ कहें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत है। खास खबर में सीधा ले चलते हैं इनके प्रतिक्रिया की ओर। इसका भी मैंने एक अध्ययन किया था, हालांकि मैंने उसको कभी सम्मिलित नहीं किया, अपना मेरा एक अध्ययन था कि उसका भी सोल्यूशन है। और पलायन तो देखो, पलायन आप अगर रोजगार के लिए, अच्छे कार्य के लिए करते हैं, अच्छा भी है। आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो जो हमारे लैंड हैं, जो एरियाज हैं, वो अगर हम सब वहीं रहते तो शायद नाकाफी होते, मनमुटाव बढ़ते और खींचतान होती। तो उस लिहाज से सब दुनिया भर में पलायन होता है, लेकिन एक पॉजिटिव पलायन है, एक पलायन के लिए पलायन है। हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वो नेगेटिव पलायन के कारण उसका जो दुष्प्रभाव है जो हमें देखने को मिला, नेगेटिव पलायन के कारण है।
उसका जो मेरा अध्ययन है, मैं आपको छोटे से आंकड़े में बता देता हूँ कि लगभग मेरे अनुसार साल में चौंसार बाहर से 1000 ग्रेजुएट निकलते हैं। 1000 ग्रेजुएट हो सकता है ज़्यादा भी, दुगने भी, कितने, पर एक लगभग जो मैंने छोटा मोटा अध्ययन किया, उसमें से जो रोजगार में जो सफल होते हैं हर साल, वो करीब 25% होते हैं। जो रोजगार में कहीं भी, मान लो बेंगलोर मिला, अमेरिका में मिली, दिल्ली मिला, तो उसने तो जाना है और जाना भी चाहिए, वो सकारात्मक प्लान है। लेकिन 75% हर साल बच्चे वो रह जाते हैं। और ये 75% जो बच्चे हैं, असली टारगेट हमारा ये होना चाहिए, वो पलायन, वो उनका भी जब पलायन होता है, उसी से आपकी संस्कृति अफेक्ट होती है, उसी से आपकी बोली भाषा अफेक्ट होती है, उसी से विकास अफेक्ट होता है, उसी से गांव सुनसान पड़ते हैं। अगर वो 75% का हम लोग दोहन सही से करें, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं कि वो किस तरह से, उनको ये अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई अगर हम ना करें ये होड़, एक अपना असेसमेंट कर लें, 2-4 साल प्रयास कर लिया, 2-4 साल में अगर नहीं होता तो मेरा प्लान बी क्या है, जिसको प्लान बी बोलते हैं, उस प्लान बी को हम लोग नहीं बनाते। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है। उस टारगेट ऑडियंस को अगर हम पकड़ेंगे, उस 75% को, जो कि ऐसी उनकी स्किल्स बढ़ें, स्किल के लिए जैसे मैं अपने गांव के हम जो सर्विस में प्रयास कर रहे थे कि 3-4 तरह के स्किल सेंटर खोल लें हम। एक है कि मोटर मैकेनिक हवा है, पंचर है, एक है हेयर ड्रेसर हो, एक कोई लड़की ब्यूटी खोल लें, एक कोई जिम खोल लें। तो ये हम सर्विस वालों ने ये तक ऑफ़र किया कि हम सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे हमारा। तो अभी उस पर हमारे गांव में ये कहूँगा कि और गाँव के मुकाबले बेटर है, इस मामले में पॉजिटिवली लिया है। गाँव के लोग भी इस पर मनन कर रहे हैं कि ये सेंटर जब वहाँ बन जाएंगे तो उन चीज़ों के लिए नहीं आना पड़ेगा। अगर अभी शादी जो हमें लगता है अच्छी है, जैसे कि आपका ब्यूटिशियन हायर करते हैं, शादी वाला मेहंदी वाला हायर करते हैं, तो उनका अभी गांव से यहीं आ जाते हैं लोग, या विकास नगर से किसी को ले जाते हैं थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह कराने में, तो वहीं अगर अवेलेबल है। इसी तरह से जो 75% जो युवा हैं उनको आइडेंटिफाई करते जाएं, और वो उनको जो है ना चक्कर ना काटने पड़े। समस्या क्या हो रही है कि उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। होना ये चाहिए कि चाहे शासन हो, समाज सेवी हों, जनप्रतिनिधि हों, हम लोग हों, हम सब उनके पास खुद जाएं। तो 75% का जो पूल है उनके पास खुद जाएं, उनके पास बैठे, उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनके चैलेंजेस समझें, चुनौतियाँ क्या हैं, उनको हम सहयोग करें। तो नेचुरली ये हमारे जो आजकल तो खेती बाड़ी करो, धनिया का खेत बो, उसी से आपकी इतनी बढ़िया 3 महीने में आपको आमदनी मिल जाती है। जो तनख्वाह 1 महीने मिलनी, वो 3 महीने मिल सकती है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, पर उनको मालूम नहीं है, रिस्क है। उस रिस्क को हम अगर मिटिगेट मतलब दूर करें, तो युवा बच्चे उसमें से बहुत सारे वापस अपना उन जगहों पे जाएंगे और पलायन डेफिनेटली रुकेगा। आप सभी को पता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एकेडमी और दिल्ली की जो जौनसारी जनजाति कल्याण समिति की पहल पर ये हमने तय किया है कि उत्तराखंड की भी एक अपनी भाषा हो, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सभी भाषाओं का समावेश हो, और एक सामूहिक भाषा हो जो हम भारत सरकार के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के प्रयास हैं। दोस्तों, कालसी ब्लॉक का चुनाव करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालसी एक ऐसा स्थान है जहाँ अशोक की शिलालेख है, जो कि भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख है। तो इसका चयन हमने इसलिए किया कि ताकि जौनसा बाबर का ये प्रमुख क्षेत्र ब्लॉक कालसी, यहाँ पे अधिक से अधिक लोग आ सकें, अपनी बोली भाषा का प्रचार कर सकें, और अपने लिटरेचर्स, अपने लेख, अपने जो किताबें हैं जो लिखी है लोगों ने, वो इस समिति के माध्यम से हम भारत सरकार को प्रेषित कर सकें, सबमिट कर सकें। तो यही कोशिश है, और मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुत सारे जौनसारी कलाकार, बहुत सारे जौनसारी लेखक यहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज की, और अपने लेखों के माध्यम से ये बहुत ही संपन्न संगोष्ठी रही। और मैं प्रयास करूँगा समिति के माध्यम से कि और अधिक से अधिक संगोष्ठियों का हम आयोजन कर सकें इस जौनसा बाबर क्षेत्र में, ताकि जौनसारी भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त कगार पर तो नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा कि जब
कोई बोली भाषा बोली नहीं जाती है तो अपने आप वो विलुप्त के कगार पे आ जाती है। तो मेरी सभी जौनसारी भाइयों से, लेखकों से, गीतकारों से ये अपील है कि ऐसे शब्दों का चयन करें कि जो विलुप्त हो रहे हैं, और उन विलुप्त और उस पर्टिकुलर विषय को लेकर एक लेख लिखें, किताबें लिखें और उसको पब्लिश करें किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ताकि आने वाली भाषाएं, आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो उस भाषा को जीवित रख सकें। और मेरी मानता है कि हम एक संगीत एक ऐसा माध्यम है, गीत एक ऐसा माध्यम है जो आज की नई पीढ़ी बड़े शौक से सुनती है। तो सभी लेखकों से, सभी जौनसारियों से मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लेख लिखें और आने वाली पीढ़ियों को अपने परिवार से शुरुआत करें, ताकि अपने बच्चों को घर ले जाएं, अपने संस्कृति से उभरू कराएं। और जौनसार में जब गांव जाएंगे बच्चे तो बोली भाषा सीखेंगे, और वही एक माध्यम है लेन देन का कि जब बच्चे गांव जाते हैं तो कुछ अंग्रेजी शब्द, कुछ हिंदी शब्द हमारे जो गांव के जो ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, वो सीखते हैं और उन्हीं से हमारी नई पीढ़ी कुछ नए शब्द जौनसारी के सीखते हैं। यही सिलसिला अगर जारी रहा तो गीत संगीत के माध्यम से मेरी यही कोशिश है। जैसे कि मैंने मैं जौनसारी नामक चैनल बनाया है, जिसपे एक साल में मैंने कम से कम 55 गाने लिखे हैं। सभी संस्कृति पर आधारित है, सभी अपने लोग संस्कृति पर आधारित है, अपनी जो संस्कृति हमारी कल्चर है जौनसार का, और एक जो विलुप्त हुए शब्द है उनको मैंने चुना है और उसी पे एक लेख लिखे हैं और वो गानों में कन्वर्ट करके उसको मैं अपने यूट्यूब पे पब्लिश किए हैं और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, बहुत लोग देख रहे हैं। लगभग 2 लाख व्यूवर्स हो चुके हैं मेरे चैनल्स के। और यही कोशिश है, मेरी यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोग जौनसारी गीत लिखें, गाएं और अगली आने वाली पीढ़ियां उस गानों को सुने, उन शब्दों को अपनाएं जो हमारे जौनसारी भाषा से विलुप्त हो रहे हैं। और यही अपील है इस संगोष्ठी के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक जौनसारी भाषा का प्रयोग करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर पे भी सिखाएं, अपने बच्चों को गांव ले जाएं ताकि उनके बच्चे, हमारे बच्चे संस्कृति से लाभान्वित हों। तो यही कोशिश है, यही प्रयत्न है और यही तभी संभव हो पाएगा जब आपके अधिक से अधिक लेख जौनसारी में हो, और ताकि हम आने वाले अगले संस्करण में जौनसारी भाषा का कम से कम 30% जो कि गढ़वाली कुमाऊं से एक बराबर है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 30% अगले संस्करण में हम जौनसारी भाषा का समावेश हो अगली किताब में। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग, सभी लोग जौनसारी बोली भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।